दोस्तों, अगर मई और जून महीने के तपते दोपहर में आप कोई ऐसी फसल लगाना चाहते हैं जो खेत में बढ़िया से उत्पादन दे, प्रोडक्शन अच्छा आए, साथ ही साथ तुड़ाई में आसानी हो, सस्ता तुड़ाई इसकी आ जाए और मार्केट में इसकी डिमांड इतनी अच्छी हो कि जाते ही ये अच्छे से बिक भी जाए, तो ऐसी अगर कोई फसल आप ढूंढ रहे हैं तो आप यहाँ पर कद्दू की खेती कर सकते हैं। और अगर आप कद्दू की खेती करके 3 से 4 लाख रुपए कमाना चाहते हैं इस वाले बरसात के सीजन में, तो आप हमारे बताए गए तरीके से इसकी खेती करके बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना ना भूलें। अब किसान भाइयों यहाँ पर बात कर लेते हैं इसकी खेती आपको कैसे करनी है। किसान भाइयों, गर्मी के समय में सूरज की तेज तपती धूप का फायदा जरूर उठाना चाहिए। साल भर तो आप खेती करते रहते हैं, हमेशा खेत को पानी देते रहते हैं, ढेर सारे उसमें से खरपतवार निकलते रहते हैं, फंगस जनित बीमारियां भी मिट्टी में ढेर सारी आ जाती है, कीड़े मकोड़े भी आ जाते हैं। लेकिन ये जो गर्मी की तेज धूप होती है ना, इस धूप का प्रयोग करके आप अपने खेत का जो हेल्थ है इसको सुधार सकते हैं। तो इस टाइम पर 1 महीना आपको जरूर देना है। यहाँ पर अगर आपने कोई पहली फसल लगा रखी है तो उसके बाद आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर काम करने की जरूरत है। जैसे अगर कोई पहली फसल आपकी लगी हुई है और वहां पर ढेर सारे खरपतवार उगे हैं, तो एक बार बढ़िया से सिंचाई करके आप राउंड अप का प्रयोग कर लीजिए। करीब 15 से 20 दिन आप इसको ऐसे ही छोड़ दिए। 20 दिन के बाद जब इसका जड़ों तक घास सूख जाए अच्छे से, तब आप गहरी जुताई करके 1 सप्ताह छोड़ के फिर आप इसमें नई फसल लगा सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, गर्मी के समय में खेत खाली रहता तो उसी टाइम पर आप लेजर लेबलिंग भी करवा सकते हैं। अपने खेत की 3 साल में एक बार लेजर लेबलिंग जरूर करवाएं। अगर आप लेजर लेबलिंग करवाएंगे तो हर जगह पर सही मात्रा में और बराबर पानी जाएगा। और बरसात में जब पानी आपके खेतों में ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, खेत समतल होता है, इस वजह से वो खेत से पूरा पानी बाहर भी निकल आता है। अगर आपके आसपास का जो खेत है वो ढलान वाला हो या खलार वाला क्षेत्र हो, तो इस तरीके से यहाँ पर आपको फायदा मिलने वाला है। अगर आप कोई बरसात में सब्जियों की खेती करने जा रहे हैं तो आपको ऐसे खेत का चुनाव करना चाहिए जो ऊंचाई पर हो, बरसात में जिसमें पानी ना रुकता हो। इसके अलावा किसान भाइयों, खेत की गहरी जुताई करके 10-15 दिन अगर आप छोड़ देते हैं तो भी काफी फायदेमंद रहता है। इसमें क्या होता है कि जो मिट्टी में हानिकारक जीवाणु होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, इनकी जो प्यूपा अवस्था होता है ना, ये सारे इसमें खत्म हो जाते हैं। साथ ही जो भी खरपतवार होते हैं, इसकी जो जड़ें होती है ये भी सूख कर खत्म हो जाती है। तो गहरी जुताई भी आपको कर लेना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर आपको गोबर की खाद का भी अगर आपके यहाँ पर उपलब्ध है तो प्रयोग कर लेना चाहिए। प्रति एकड़ 4 से 6 टाली। अब यहाँ पर मान लीजिए आपने ये सारा काम कर लीजिए या फिर इसमें से कोई भी काम आपने कर लिया जो आप कर सकते थे, और आपने गोबर की खाद का भी प्रयोग कर लिया, तब आपको रासायनिक खाद का प्रयोग करना है। पूरे खेत की बढ़िया से सिंचाई कर दीजिए और लास्ट बार आपको जब रोटावेटर चलाना है उस टाइम पर आपको जो रासायनिक खाद का प्रयोग करना है, आधी बोरी डीएपी, आधी बोरी एसएसपी, 5 केजी जाइम। जाइम में आपको सागरिका ले सकते हैं या फिर बायोबेटा ले सकते हैं या फिर कोई और इस टाइप का जाइम ले सकते हैं। 5 केजी लेना है। और मिक्स माइक्रो न्यूट्रेंट भी 5 केजी लेना है। गोबर की खाद का प्रयोग अगर आपने नहीं किया है तो इन सारी खादों को आपको दोगुनी मात्रा में ले लेना है। अब आगे और कौन सा खाद का प्रयोग करना है, इसमें आपको नीम की खली या सरसों की खली 5 से 10 केजी इसको प्रयोग कर लेना है। साथ ही साथ पोटास आपको करीब 20 से 25 केजी, यूरिया भी आपको करीब 20 से 25 केजी का प्रयोग कर लेना है। इतनी जो खादें हैं, अब इनका प्रयोग आपको कैसे करना है, पूरे खेत में आपको नहीं बिखेरना है क्योंकि आप कद्दू की खेती करने जा रहे हैं। तो करीब 10 से 12 या 13 फीट की दूरी पर आपको नालियां बनानी होती है। तो जहां पर आपको नाली बनानी है वहीं पर सीधे में आपको इसको खाद को बिखेर देना है। साथ ही साथ किसान भाइयों, आपको अपने खेत के अकॉर्डिंग, अगर आपकी खेत लंबाई में है तो जिस हिसाब दिशा में लंबाई में उसी दिशा में आपको नालियां बनाना है। और नाली को इस तरीके से बनाना है कि बीच में आपका रोटावेटर भी चल सके। तो इस हिसाब से आपको दूरी लेकर चलना है। आगे अभी हम आपको बताएंगे। तो जितनी आपको नाली रहेगी ना, उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए कितना जगह बच रहा है, उसमें रोटावेटर चल सकता है या नहीं, उस हिसाब से आपको दूरी छोड़नी है। साथ ही साथ अगर आपने उत्तर दक्षिण में नाली बनाई है तो उत्तर दिशा में आपको करीब 12 से 15 फीट और दक्षिण दिशा में भी 12 से 15 फीट दूरी छोड़नी होगी ताकि रोटावेटर वहां से घूम सके, ट्रैक्टर घूम सके। और जो दोनों किनारा है, एकदम साइड वाला किनारा, उत्तर का साइड वाला किनारा, दक्षिण, वहां पर भी आपको कद्दू की बुआई करनी होगी। तो किसान भाइयों, ये तो बात हो गई आपको लास्ट टाइम पर खेत में क्या क्या डालना है। अब यहाँ पर जब आपको मेड़ बनानी है, आपने जुताई कर दी रोटावेटर से, उसके बाद आपको पता होना चाहिए खाद आपने कहाँ दिया। अब यहाँ पर आपको मेड़ बनानी है। मेड़ कुछ इस तरीके से बनाए, अगर आपने ट्रैक्टर या फिर किसी मशीन की सहायता से करते हैं तो मेड़ की दूरी ज्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर आप फावड़े से बनाते हैं तो नाली करीब आपकी 9 इंच से 10 इंच या 1 फीट की नाली होगी। नाली के बाद आपका जो मिट्टी है ना, वो दोनों साइड में मेड़ों में जाएगी। और मेड़ जब आप बना देते हैं तो मेड़ बनाने के बाद का जो एरिया है, मेड़ के बगल में भी आपको पतली पतली दोनों साइड में एक एक नाली बनानी है। इधर से भी आपको सिंचाई करनी होगी। अब यहाँ पर जो पतली वाली आप नाली बनाते हैं, उसके बाद का जो बीच का एरिया है वो इतना होना चाहिए कि उसमें रोटावेटर चल सके। अब इसी के अकॉर्डिंग अगर आपने मशीनों से नालियां बनाई है, ट्रैक्टर से बनाया हुआ, तो आपका ये जो नाली है ये भी चौड़ी होगी, मेड़ भी चौड़ी होगी। तो बीच का एरिया आपका कम होने लगेगा। तो उस टाइम पर आपको 12 से 13 फीट की दूरी पर बनानी है। अगर आप फावड़े से इसको बनाते हैं तो आप 10-10 फीट की दूरी पर बनाएंगे तो बीच में आपका रोटावेटर चल जाएगा। इतना दूरी लेकर आपको यहाँ पर
आपको मेड़ बनानी है और नालियाँ आपको बनानी है। अब ये आपको कन्फर्म हो गया किस हिसाब से बनानी है। किसान भाइयों, यहाँ पर 2 तरीके हो जाते हैं। एक तो आप यहाँ पर मल्चिंग का प्रयोग कर सकते हैं, फ्लड से ही आप इसकी सिंचाई कर रहे हैं, फिर भी आप मल्चिंग का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपने पहले कभी बिना ड्रिप के फ्लड में मल्चिंग का प्रयोग किया हुआ है, तो आप पूरे खेत में आसानी से मल्चिंग का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपका पहली बार है, तो थोड़े ही रकबे में आप मल्चिंग का प्रयोग करिए, क्योंकि गर्मी में अगर आप मल्चिंग का प्रयोग करते हैं और सही तरीके से आप मल्चिंग का प्रयोग नहीं करते हैं, तो इसका कुछ नुकसान भी आपको उठाना पड़ सकता है। तो अगर आपका अनुभव नहीं है, तो थोड़े एरिया में ही आप मल्चिंग का प्रयोग करिए। और किसान भी, अगर आप मल्चिंग का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो आपने दोनों साइड में मेड़ बना दिया है। अब आपको क्या करना है, पूरे खेत की आपको सिंचाई कर लेनी है। सिंचाई करने के बाद 2 दिन के बाद जब ऊपर मिट्टी का जो आपने मेड़ बनाई है, मेड़ का ऊपरी हिस्सा जब सूखने लगे, मतलब वहां पर बुआई के लिए अच्छा जो है मिट्टी तैयार हो जाए, अब यहाँ पर आपको कद्दू की बुआई करनी है। बुआई से पहले किसान भाइयों, अगर आप सही वैरायटी का चुनाव करके कद्दू की खेती करते हैं, तो आगे मंडी में इसका डिमांड भी काफी अच्छा होगा, साथ ही साथ इसमें प्रोडक्शन भी आपको काफी अच्छा मिलेगा। कलर और जो वजन है वो भी अच्छा आएगा, तो इसका रेट भी आपको काफी अच्छा मिलेगा। यहाँ पर बात कर ले वैरायटी की, तो बीएनआर कंपनी का P6 वैरायटी काफी बेहतरीन वैरायटी है। अंकुर सीड का बीमा वैरायटी काफी बेहतरीन वैरायटी है। इसके अलावा किसान भाई विन सीड कंपनी का जारा 115 वैरायटी, ये भी काफी बेहतरीन वैरायटी है। तीनों वैरायटियों में से किसी भी वैरायटी की खेती आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर किसान भाई जो आप बुआई करने जाएंगे, तो बुआई की दूरी क्या होनी चाहिए, दोनों ही मेड़ पर आपको बुआई करनी है। आपने अगर मल्चिंग लगाया हुआ है, तो आपको क्या करना है, 4 फीट वाली जो मल्चिंग है इसको कट करके 2 फीट वाली मल्चिंग आप दोनों मेड़ पर लगाएंगे। 1.25 फीट या 1.5 फीट की दूरी पर आपको होल लेना है, मतलब आपकी बुआई जो है 1.25 फीट या 1.5 फीट की दूरी पर करनी है। गर्मी की जब आप बुआई करते हैं, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा लेकर चलना है सीड, ताकि आगे चलकर अगर कोई रोग बीमारियां आती है, कुछ पौधे आप हटा देते हैं, तो भी आपका पॉपुलेशन, प्लांट का पॉपुलेशन बना रहे। तो यहाँ पर आपको जो है 1.25 फीट या 1.5 फीट की दूरी पर बुआई करनी है, और बुआई से पहले आपको सीड का उपचार भी करना है। इसको आप थेरम से उपचारित कर सकते हैं, कार्बेंडाजिम से उपचारित कर सकते हैं, या फिर किसी और फंगिसाइड से आप कर सकते हैं। एक झलोरा नाम से फंगिसाइड आता है बीएसएफ कंपनी का, ये भी आपका जो है 2 से 3 ग्राम प्रति 1 केजी सीड के लिए पर्याप्त होता है। तो इससे आप यहाँ पर उपचारित कर सकते हैं, उपचारित करके ही आप सीड की बुआई करें। इसके अलावा किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं, जब आप इसकी बुआई कर देते हैं, आपने सीड का भी चुनाव कर लिया, बुआई भी कर लिया, बुआई करने के बाद आपको तुरंत इसकी सिंचाई करनी है। केवल नाली की सिंचाई नहीं करनी है, बगल वाली भी दोनों नाली की सिंचाई करनी है, और बीच का जो एरिया उसकी भी आपको सिंचाई करनी है। अगर यहाँ पर किसान भाइयों आप मल्चिंग का प्रयोग नहीं करते हैं, तो बुआई से पहले अगर आप जो पहली बार इसकी सिंचाई करते हैं, उसी टाइम पर आप यहाँ पर पेंडामेथलिन का प्रयोग कर सकते हैं। वैसे तो इसका डोज 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से होता है, लेकिन यहाँ पर पेंडामेथलिन का प्रयोग आपको केवल दोनों मेड़ों पर करना है, बीच की नाली पर करना है। तो इस तरीके से करीब करीब आपका जो है 1/3 या 1/4 एरिया बचता है। तो 250-300 ग्राम आप पेंडामेथलिन 1 एकड़ में अगर पूरी मेड़ पर डाल देते हैं, तो काफी ज्यादा अच्छा रहेगा, पर्याप्त रहेगा। अब इस तरीके से जब आप पेंडामेथलिन डालकर पहली बार सिंचाई कर लिए, फिर आपका बुआई करके जब दूसरी बार आप सिंचाई कर रहे हैं, पूरे खेत की आपको सिंचाई करनी है। दोनों बार में ही आपको पूरे खेत की सिंचाई करनी है। बढ़िया से अगर आप पूरे खेत की सिंचाई करेंगे, तो जो खेत का पूरा माहौल है वो ठंडा हो जाएगा, और इस तरीके से जो आपके शुरुआत में पौधे का ग्रोथ होगा ना, वो अच्छे से ग्रोथ होगा। साथ ही साथ आपने पूरे खेत की सिंचाई की, तो खेत में खरपतवार भी उगेंगे। जैसे ही वहां पर खरपतवार 2 से 3 पत्ती की अवस्था के हो जाए, आपको सिंचाई रोक कर फिर उसके बाद रोटावेटर से बढ़िया से जुताई कर देनी है, और जुताई करने के बाद फिर आपको वहां पर सिंचाई नहीं करनी। यहाँ इधर आप देखेंगे तो आपके कद्दू के पौधे 3 से 4 पत्ती की अवस्था के हो गए। शुरुआती अवस्था में जब जमा होता है, तो राखी में आप कोई जो इंसेक्टिसाइड मिलाकर आप डाल सकते हैं, पाउडर वाला, ताकि उसमें रेड पंपकिन बीटल या शुरुआती अवस्था में कोई कीड़े उसको ना कट करें। और अगर आगे चलकर जब आपके पौधे थोड़े बड़े होने लगते हैं, वहां पर आपको जो है फिप्रोनिल 5% का जो आता है, उसका प्रयोग करना है, जो कि रस चूसक कीड़े, जो पत्तियों को काट कर खाने वाले कीड़े होते हैं, इन सब के लिए काफी अच्छा काम करता है। और शुरुआती अवस्था में जब इसमें आप प्रयोग करते हैं ना, ये पौधों को नुकसान भी नहीं पहुंचाता है। साथ ही साथ किसान भाइयों, फंगिसाइड की अगर हम बात करें, तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, जो कि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंगिसाइड है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, इसका आपको प्रयोग कर लेना है। इसके अलावा मैनकोजेब और आपका जो बाबास्टिन होता है, मतलब मैनकोजेब और कार्बेंडाजिम होता है, जो कि साफ नाम से आता है, इसके मिक्सचर का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर अलग से आप मैनकोजेब का स्प्रे कर सकते हैं, या फिर कार्बेंडाजिम का स्प्रे कर सकते हैं। ये तीनों जो फंगिसाइड्स है ना, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंगिसाइड है, मतलब कि हर टाइप के फंगस पर काम करते हैं। जब तक आपके खेत में कोई रोग बीमारी नहीं आई, आप इन्हीं का प्रयोग करिए। और शुरुआत में अगर आप सही मात्रा में आप इसका प्रयोग करते हैं, तो रोग बीमारियां नहीं आएंगी। अगर रोग बीमारी आती है, तो आपको कुछ अच्छी मात्रा में फंगिसाइड का प्रयोग करना है। और किसान भाई, जब आपके पौधे धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं, आपके पौधे 1.5 फीट 2 फीट के हो जाएं, तो यहाँ पर अगर आपने मल्चिंग का प्रयोग नहीं किया हुआ है, तो खरपतवार भी कुछ उगेंगे, तो एक आध बार आपको खरपतवार निकालना होगा। और दोनों नालियों के बीच में, मतलब जो दोनों मेड़ है उसके बीच में जो पतली वाली नाली बनी है, उसी साइड में आपको पौधे को हटाना है। मतलब आपके जो पौधे ना तेज हवा से उड़कर नाली, मेन नाली में भी आते हैं, तो आपको जो बीच का एरिया है उस साइड में आपको कर देना है।
और उसके बाद आपको जो पतली वाली नाली है इसको ढक देना है। और ढकेंगे कहाँ से, जो मेन वाली नाली की मिट्टी है उसी मिट्टी से आप उसको ढक देंगे और जो आपने कद्दू के लताओं को फैलाया हुआ था उसी के ऊपर ढक देंगे। तो इस तरीके से वहां से नई नई ब्रांचें भी निकलेंगी, मतलब उससे नई जो है कद्दू की नई नई जो है जब आप ढक देंगे तो वहां से जड़ें निकलेंगी और कद्दू का विकास काफी अच्छा होगा। इस तरीके से अगर आप यहाँ पर प्रयोग करते हैं तो ये बेहतरीन रहेगा। इसके अलावा आपको 3G कटिंग भी करनी है। 3G कटिंग में क्या करना है, 4 6 8 गांठें हो जाए तो आपको मेन पौधे की जो टिप होती है उसको कट कर देंगे, बगल से दूसरी शूट्स निकलेंगी। इसके बाद जो है उसमें भी आप कुछ की कटिंग कर सकते हैं। इस तरीके से जो नए नए शूट्स निकलेंगे ना उसमें फल ज्यादा मात्रा में आएंगे, मादा फल इसमें ज्यादा मात्रा में आएंगे। तो 3G कटिंग भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, आगे चलकर आपका पौधे का ग्रोथ अच्छा होता है, बीच बीच में कुछ रोग बीमारी आती हैं तो आप लक्षण के अनुसार उसमें दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जब फल बनने लगते हैं तो इसमें कुछ समस्याएं आती हैं, जैसे कि इसमें फल मक्खी का अटैक होता है, कुछ पत्तियों को काटने वाले इल्लियां आती हैं, तो इस टाइप से दिक्कतें आती हैं। और अगर फल मक्खी का अटैक हो या फिर कुछ ऐसे फलों को काटने वाली इल्लियां आती हैं जो फलों को नुकसान पहुंचाती हैं, दाग धब्बे बनते हैं, तो आगे चलकर उसको मार्केट में अच्छा रेट नहीं मिल पाता है। उसके लिए आपको क्या करना है, अच्छी मात्रा में जो है अच्छी क्वालिटी की दवाओं का प्रयोग करना है, जैसे डेलीगेट हो गया, ट्रेसर हो गया, इन सारी दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं। या फिर सिजेंटा कंपनी का सिमोडेस नाम से दवा आती है, ये भी काफी बेहतरीन रिजल्ट देती है, इन सब का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ किसान भाई, जब आपके पौधे शुरुआती अवस्था में फल फूल नहीं आया, 25 दिन 30 दिन की अवस्था के हो जाते हैं, उस टाइम पर आप एफएमसी कंपनी का वेनिविया नाम से एक दवा आती है, अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो रस चूसक कीड़े, इल्लियां, इन सब से कंट्रोल हो जाता है। और इसका 2 बार प्रयोग किया जाता है 15 दिन के अंतराल पर। तो इसका अगर आप प्रयोग करते हैं तो आप 1 महीने 1.5 महीने आप निश्चिंत रहेंगे और बढ़िया आपकी फसल आएगी। महंगी दवा जरूर है लेकिन रिजल्ट इसका काफी अच्छा निकल कर आता है। किसान भाइयों, अगर रस चूसक कीड़ों से आप परेशान हैं तो आप उलाला का यूज कर सकते हैं। अगर आप उलाला का यूज करते हैं और आपके यहाँ पर सफेद मक्खी है तो आपको 80 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से रखना, नहीं तो आप 60 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से रखते हैं तो काफी बेहतरीन इसका भी रिजल्ट मिलता है। ये जो कीड़े होते हैं ना, इनके रस चूसक नली को जाम कर देता है और कीड़े आगे चलकर इसमें कोई भी रस नहीं चूस पाते हैं और इनका जल्दी ही खात्मा हो जाता है। तो ये बेहतरीन रिजल्ट देता है। तो इन सब दवाओं का प्रयोग करके आप जो है अपने कद्दू की फसल में कर सकते हैं। आगे किसान भाई, जब आपका फसल उगने लगती है, मतलब जब फल बनने लगते हैं, तो ये करीब 60 से 65 दिन की अवस्था में आपकी हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है। और ये जो फसल है ना, करीब करीब आपका अक्टूबर तक चलता है। अगर बढ़िया फसल आप है की है, रोग बीमारी नहीं है, तो अक्टूबर तक आप जो है इसमें उत्पादन ले सकते हैं। अगर आप इसको चाहें तो और आगे ले जा सकते हैं, नहीं तो फिर उसी को खत्म करके ठंड वाली फसल लगा दें। आगे अगर आप नवंबर तक ले जाएंगे तो इसमें कुछ लगन का जो सीजन होता है, इससे आपको काफी अच्छा यहाँ पर भाव भी मिलेगा। और जितना लंबा आप कद्दू की फसल ले जाएंगे उतना अच्छा आपको यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा। तो इस हिसाब से किसान भाइयों, आप यहाँ पर खेती करके बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं उत्पादन की। कद्दू की खेती अगर आप करते हैं तो उत्पादन करीब आपका 150 क्विंटल से लेकर 170-180 क्विंटल तक आ जाता है। और फसल बढ़िया रहती है, लंबी फसल अगर आपकी चलती है तो यहाँ पर आपको करीब करीब 200 क्विंटल से ऊपर का भी प्रोडक्शन मिल सकता है। किसान भाइयों, यदि आप गोबर की खाद का प्रयोग नहीं कर रहे तो यहाँ पर एक प्रयोग आप और कर सकते हैं। मुर्गी की खाद आप अपने खेतों में स्टोर करके रख सकते हैं और जब बरसात का समय आए तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में इसी नालियों में अगर आप इसका प्रयोग करेंगे तो उसका काफी बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। किसान भाइयों, यहाँ पर रेट की बात कर लें, अगर आप शुरुआती अवस्था में ही लगाते हैं और आपका जो कद्दू जून के लास्ट में या जुलाई के महीने में मार्केट में जाता है तो प्रोडक्शन तो आपका अच्छा आएगा ही आएगा, साथ ही इस टाइम पर रेट भी काफी अच्छा मिलता है। इस टाइम पर ऐसा सीजन होता है कि गर्मी वाली सब्जियां खत्म हो रही, बरसात वाली सब्जी भी मार्केट में आ नहीं रही, लेकिन अगर अगैती में आपने किया हुआ तो रेट आपको काफी अच्छा मिलेगा। और कद्दू एक ऐसी फसल है, मंडी में जाने के बाद थोक के रेट में बिकता है, मतलब कि कितना भी आप कद्दू लेकर जाएंगे बहुत तेजी से बिकता है। डिमांड भी काफी अच्छी रहती है, लगन के सीजन में डिमांड रहती है, साथ ही साथ 13वीं वाले लोग भी इसको ले जाते हैं, तो बिक्री में इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। और अगर आप सही साइज का चुनाव करते हैं, आप 1 केजी या पौना केजी या सवा केजी का कद्दू तोड़ते हैं, एक बार आपने कद्दू तोड़ दिया तो जो दूसरे फल है ना वो भी बहुत जल्दी से बढ़ते हैं। और यहाँ पर एक बात और, अगर आपने यहाँ पर गर्मी का जो सीजन है, गर्मी का जब तक का टाइम है, उसमें आपको हर एक दिन के अंतराल पर, मतलब तीसरे दिन अगर आप इसकी सिंचाई करते हैं तो कद्दू का ग्रोथ भी काफी अच्छा होता है। तो इन सब जो बातों को ध्यान में रखकर अगर आप इसकी खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर अच्छा उत्पादन तो लाएंगे लाएंगे, साथ ही रेट भी काफी अच्छा मिलेगा। और औसत रेट की बात करें ना तो 20 से 25 रुपए का आपको औसत रेट मिल सकता है। अब किसान भाइयों, टोटल प्रॉफिट की बात करें तो कम से कम आप मान के चलिए कि 1 एकड़ से अगर आपका अच्छा प्रोडक्शन आया है तो 3 लाख का शुद्ध मुनाफा तो होगा ही, बढ़कर 4 लाख तक भी जा सकता है। थोड़ा बहुत अगर इसमें कमी भी आती है तो 2.5 लाख आप मानकर चल सकते हैं। कद्दू की खेती से इतना मुनाफा अगर आप कमाते हैं तो काफी बेहतरीन है, काफी अच्छा है, क्योंकि इस खेती में ना आपको ज्यादा खर्चा नहीं करना और ज्यादा मेहनत भी और ज्यादा झंझट भी नहीं, ना तो आपको झालर लगाना है,
ना तो फिर इस तरीके से कोई मेहनत वाला काम करना। तुड़ाई भी आसान है, मंडी में भेजना भी आसान है। करीब 45-50 हज़ार की लागत में आप कद्दू की खेती आसानी से कर सकते हैं। तो कद्दू की खेती के बारे में अगर आपका कोई प्रश्न रहता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे आप कौन सी वैरायटी के कद्दू लगाते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि और भी किसानों को नई नई वैरायटी के बारे में जानकारी मिल सके। और कद्दू की खेती से संबंधित किसी भी टॉपिक पर आप कोई दूसरा वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करिए, उसके बारे में हम पूरी डिटेल में वीडियो लेकर आएंगे। और हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।